हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो सबसे पहले आप लोग सेशन को शेयर करिए और जल्दी से जल्दी लाइव आ जाइए ताकि आज का क्लास शुरू किया जाए। और आज का क्लास काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि आज के क्लास में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का जो चैप्टर 5 है, जिसका नाम क्या है, चुंबकत्व एवं द्रव्य, इसका हमने थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, उसके बाद से हमने इसका ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया है। अब बारी है प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट करने का। तो जितने भी सारे प्यारे बच्चे हैं, आपसे निवेदन है कि आप लोग सेशन को शेयर करिए और क्लास को शुरू से लेके अंत तक करिएगा। ठीक है, अंत तक देखिएगा ताकि एक भी डाउट, एक भी बाबू यहाँ पे दिक्कत परेशानी आपको ना हो। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करिए, जितने भी सारे मेरे भाई बहन आ चुके हैं, आप लोग क्या करिए, फटाफट से चैनल पे पहली बार आए हुए हैं, जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करिए, चैनल को फटाफट से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा दीजिए। और लाइक नहीं किए हैं, फटाफट से आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा क्योंकि आपकी एक लाइक से बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं हम। उसके बाद से व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं ज्वाइन है तो नंबर नोट कीजिए 9135742024। ठीक है, आप इस पे व्हाट्सएप मैसेज करिए और जल्दी से जल्दी क्या करिए, व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप ज्वाइन हो जाइए। और कल तक आपको बायोलॉजी का डाउनलोडेड पीडीएफ पूरा का पूरा अवेलेबल करा दिया जाएगा। और कल तबीयत सही नहीं होने के कारण हम क्लास नहीं करवा पाए, लेकिन आज हमारा क्लास चलेगा 3। ठीक है, तो चलिए बाबू क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है, और जितने भी सारे बच्चे हैं, अगर आप लोग पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं तो आप लोग ले लीजिए। मात्र 499 में आपको ऑल सब्जेक्ट, सभी विषयों का पीडीएफ नोट्स मिलेगा। जाइए आस्क बोर्ड का क्या करिए, ऐप डाउनलोड कीजिए, वहां से जाके परचेस कर लीजिए। नहीं तो बाबू एक नंबर नोट कीजिए मेरा, 62 99 24 89 35। ठीक है, आप इस पे क्या करिए, व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू हमसे संपर्क कर लीजिए। तो बाबू बोलिए क्लास को शुरू किया जाए। एक एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ऐसे पढ़िएगा, है ना, ताकि आपको फिर दोबारा कभी दिक्कत ना हो। ठीक है, क्लास को शुरू करें। आप सभी रेडी हो गए? ऐश्वर्या कुशवाहा, मसरक के विपुल, सीमा परवीन, अमित बाबू, सभी बच्चे आ चुके हैं। बिट्टू कुमार नेक्स्ट टॉपर, श्वेता आस्क बोर्ड के स्टूडेंट, रवि कुमार, पिंटू कुमार, सभी बच्चे आ चुके हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और उससे पहले हम आपको बाबू बता दें कि शाम में आना मत भूलिएगा। शाम में 7 बजे से हम क्या करेंगे, 7 PM से क्या करेंगे, हम लोग चैप्टर 1 से लेके 4 तक का हिंदी का पूरा निचोड़ प्रश्न, यानी लगभग 200 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एकदम फटाफट अंदाज में करेंगे, एकदम फटाफट अंदाज में हिंदी का पूरा निचोड़ चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 4 तक का। तो आप लोग आना मत भूलिएगा। और रात में जो 9 बजे होगा ना, 9 बजे हम लोग तत्वों का निष्कर्षण एवं सिद्धांत के प्रक्रम को हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे यहाँ पे क्या करिएगा, 9 बजे रात में भी अवेलेबल रहिएगा। चलिए तो क्लास को शुरू करते हैं और पहला नंबर क्वेश्चन लगाते हैं कि एक छड़ चुंबक की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को समझाएं। बाबू बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ना। बाबू क्वेश्चन है कि एक छड़ चुंबक है, इसकी अक्षीय स्थिति को और निरक्षीय स्थिति को आपको क्या करना है, समझाना है। तो बाबू किसी भी छड़ चुंबक का अक्षीय स्थिति क्या होता है, सिंपल सा आप लोग बात सुनिए। ये क्या है, कोई हमारा चुंबक है। ठीक है, ये कोई बाबू हमारा क्या है, चुंबक है। अब चुंबक में क्या होता है, आपको पता है कि एक होता है नॉर्थ पोल, यहां पे याद रखना, ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है। और ये मान लेते हैं हमारा साउथ पोल है, ये हमारा क्या है, साउथ पोल है। तो चुंबक का अक्षीय स्थिति क्या होता है कि ऐसी काल्पनिक रेखा जो ध्रुवों से होके गुजरे, है ना, जो ध्रुवों के हो से मतलब क्या, ध्रुवों से होके गुजरे, ऐसी काल्पनिक रेखा जो ध्रुवों से होकर गुजरे, क्या ये हमारा क्या है, ध्रुव है। अब दोनों ध्रुव के मतलब ऐसी काल्पनिक रेखा जो दोनों मतलब ध्रुव से होके गुजरे। अब इससे बाबू आर दूरी पे कोई बिंदु यहाँ पे पी है ना, तो ये इसका क्या कहलाएगा, अक्षीय स्थिति कहलाएगा। ठीक है, यानी ऐसी काल्पनिक रेखा जो ध्रुवों के मध्य से होके गुजरे, अब उससे आर दूरी पे अगर कोई बिंदु पी है ना, तो इस पे आप चाहे तीव्रता ज्ञात करिए, विभव ज्ञात करिए, तो ये इसका क्या होगा, अक्षीय स्थिति कहलाएगा। ठीक है, यानी याद रखना है कि चुंबकीय द्विध्रुव, है ना, याद रखना है चुंबकीय द्विध्रुव से आर दूरी पे कोई बिंदु पी है, तो उसमें बाबू अक्षीय स्थिति मतलब याद रखना है कि इसकी तीव्रता क्या होगी, ये आपके एग्जामों में पूछा जाता है। ठीक है, यहां पे याद रखना है बाबू, अगर हम आपसे पूछे कि अगर पूछा जाएगा कि एक छड़ चुंबक का अक्षीय स्थिति क्या होता है, तो अक्षीय स्थिति में लिखिएगा कि जब कोई बिंदु जिस पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होती है, बढ़ाई गई चुंबकीय अक्ष पर स्थिति, बढ़ाई गई क्या, चुंबकीय अक्ष पर स्थिति, उस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, दंड चुंबक के सापेक्ष इसकी अक्षीय स्थिति कहते हैं। यानी ऐसी काल्पनिक रेखा जो बाबू याद रखना है कि चुंबक के ध्रुवों से होके गुजरे, उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, यहाँ पे उस पे
कोई आर दूरी पे कोई बिंदु P है तो वो उसका क्या कहलाता है, अक्षीय स्थिति कहलाता है। यानी चुंबकीय द्विध्रुव से आर दूरी पे अगर यहाँ पे कोई बिंदु P है तो इसका चुंबकीय अक्ष पे बाबू अगर आपसे पूछा जाएगा कि तीव्रता क्या होगा, तो तीव्रता क्या होता है, तीव्रता को हम लोग बी से सूचित करते हैं। बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में क्या होता है 4 पाई इंटू क्या होता है 2m बटे में, यहाँ पे याद रखना है आर क्यू होता है। ये अक्षीय स्थिति कहलाता है। अब यहाँ पे सुनिए बाबू, यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि चुंबक का निरक्षीय स्थिति क्या होता है, किसी छड़ चुंबक का निरक्षीय स्थिति क्या होता है। ये हमारा मान लेते हैं कि हमारा n ध्रुव है और ये हमारा क्या है s ध्रुव है। तो निरक्षीय स्थिति किसे कहते हैं कि चुंबक के मध्य बिंदु से, ये क्या है बाबू यहाँ पे समझिएगा कि ये चुंबक का क्या है, हमारा मध्य बिंदु है। ठीक है, ये हमारा क्या है, चुंबक का मध्य बिंदु है। अब चुंबक के मध्य बिंदु से, ये मान लेते हैं कि चुंबक का मध्य बिंदु है, चुंबक के मध्य बिंदु से लंबवत यहाँ पे जो रेखा जाती है ना, ये लंबवत जो रेखा जाएगी ये हमारी क्या कहलाएगी, तो ये हमारी कहलाती है निरक्षीय स्थिति, है ना। अब इससे बाबू चुंबक के मध्य बिंदु से यहाँ पे मान लेते हैं कि आर दूरी पे यहाँ पे कोई भी अगर बिंदु है ना, मान लेते हैं ये पी है, तो इस पे चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है क्या होती है, हम आपको बता देते हैं। बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में क्या होता है 4 पाई इंटू क्या होता है m बटे में आर क्यू होता है। तो यहाँ पे आप लोग इसको समझ जाइएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन 2020 और 2022 में लगातार पूछा गया क्वेश्चन है। बाबू अगर आपसे पूछा जाएगा कि किसी छड़ चुंबक की अक्षीय स्थिति क्या होती है, तो अब सुनिए कि अक्षीय स्थिति क्या होता है कि अगर कोई छड़ चुंबक है कि इसके बाबू याद रखना है ऐसी काल्पनिक रेखा जो ध्रुवों से होकर गुजरे, अब इससे आर दूरी पे कोई बिंदु P है ना, तो ये इसका अक्षीय स्थिति कहलाता है। और निरक्षीय स्थिति क्या होता है कि चुंबक के मध्य बिंदु से कोई लंब है तो हमारा क्या कहलाएगा, निरक्षीय स्थिति कहलाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया, बोलिए बाबू क्लियर हो गया ये बात आपको कि अक्षीय स्थिति क्या है, निरक्षीय स्थिति क्या है। अक्षीय स्थिति क्या होता है कि बाबू अगर इसके बाबू याद रखना है कि काल्पनिक रेखा जो ध्रुवों से होके गुजरती है, इससे आर दूरी पे कोई बिंदु P है तो वो उसका क्या होगा, अक्षीय स्थिति होगा। और बाबू चुंबक के मध्य बिंदु से अगर कोई बाबू यहाँ पे रेखा जा रहा है तो उसका निरक्षीय स्थिति होता है, ये आपको क्लियर रखना है। तो बाबू अक्षीय स्थिति का तो हमने डेफिनेशन बता दिया, अब निरक्षीय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए कि जब कोई यहाँ पे बिंदु चुंबक, यहाँ पे याद रखना है, जब कोई बिंदु चुंबकीय द्विध्रुव के भूमध्य रेखा पर स्थित होता है तब भूमध्य रेखा पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। बाबू इस स्थिति में निरक्षीय स्थिति हम लोग कहते हैं। तो अभी तो जस्ट हमने आपको बताया कि चुंबक का निरक्षीय स्थिति क्या होता है कि बाबू यहाँ पे मान लेते हैं कि ये हमारा n ध्रुव है और ये हमारा s ध्रुव है और चुंबक का ये क्या है, यहाँ पे मध्य बिंदु है। ठीक है, चुंबक का ये मध्य बिंदु है और चुंबक के मध्य बिंदु पे ये जो लंब होगा ना बाबू यहाँ पे, ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा निरक्षीय स्थिति। ये आप लोग क्लियर रखिएगा। अब इससे आर दूरी पे कोई यहाँ पे बिंदु P है तो ये क्या होगा, इसकी तीव्रता हमने क्या बताया निरक्षीय का, बाबू क्या होता है निरक्षीय स्थिति में इसकी तीव्रता हो जाती है म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, है ना, इंटू क्या होता है m बटे में ओनली आर क्यू होता है। ये आप लोग स्पष्ट रखिएगा। तो चुंबक की अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति को आप लोग समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ऐसे बनेगा कि चुंबक के मतलब याद रखना है चुंबकीय द्विध्रुव के, है ना, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ देगा कि चुंबकीय द्विध्रुव, है ना, ये यहाँ पे क्या है, इसकी लंबाई 12 है। अब ये क्या है, ध्रुव जो होता है m होता है, ध्रुव प्रबलता को हम लोग m से सूचित करते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव से r दूरी पे कोई बिंदु P है तो उसकी तीव्रता कितनी होगी, तो बाबू अगर आपसे पूछा जाएगा कि अगर चुंबकीय द्विध्रुव से r दूरी पे कोई बिंदु P है तो उस पे हम लोग चुंबक की बाबू अक्षीय स्थिति की तीव्रता क्या होती है, तो म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू बाबू क्या होता है 2m बटे में आर क्यू होता है। और बाबू निरक्षीय में क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू m बटे में क्या होता है, आर क्यू होता है। ये आप लोग स्पष्ट रखिएगा। ठीक है, पानी पड़ रहा है सर जी बहुत जोर से। बाबू एक बात आप लोग मिलाए हैं कि नहीं कि जब से बिहार में 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ है ना, 25 यूनिट बिजली फ्री हुआ है, तब से लाइन की स्थिति बहुत खराब है। आप लोग की तरफ भी ऐसा हो रहा है क्या कि मतलब उसके बाद से लाइन की स्थिति बहुत खराब है और लाइट सही से रह ही नहीं रहा है, बहुत कम लाइट रह रहा है, ऐसा है क्या स्थिति आपकी तरफ? हमारे तरफ तो बहुत है कि लाइट सही से रह ही नहीं रहा है, 1 घंटा आ रहा है 2 घंटा गायब हो रहा है। बिट्टू कुमार जी, सर जी आप लोग की तरफ भी है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ जाइए कि चुंबकीय विभव की परिभाषा दे। और चुंबकीय विभव आपको बहुत अच्छी तरीके से सुनना है बाबू, समझना है आपको। ठीक है, चुंबकीय विभव क्या होता है, जैसे आप लोगों ने वैद्युत विभव पढ़ा था, वैद्युत विभव में हमने क्या पढ़ा था
कि मान लेते हैं वैद्युत विभव में कि ये कोई प्लस क्यू आवेश है, इसका कोई अपना क्षेत्र है, ये क्या है, इनफिनाइट है। अब यहां से हमने क्या किया कि कोई टेस्ट चार्ज को बाबू यहां पे क्या करते हैं कि किसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर कोई बिंदु पी है ना, ये बिंदु मान लेते हैं पी है। अब इसको यहां तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ रहा था उसे हम लोग वैद्युत विभव कहते थे, और v इक्वल टू क्या होता था, डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट होता था, या क्यू होता था, ये होता था हमारा विद्युत विभव। कि अनंत से किसी प्रशिक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उसे हम लोग वैद्युत विभव कहते हैं, v इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन में क्यू नॉट। लेकिन इसमें क्या है, चुंबकीय विभव की परिभाषा दे। अब हम आपको सिखाएंगे कि चुंबकीय विभव क्या होता है। चुंबकीय विभव क्या होता है, सिंपल सा एक बात बताइए कि ये हमारा क्या है, बताइए बाबू फटाफट से। ये हमारा कोई चुंबक है, क्या है आप लोग बताइए फटाफट से। ये हमारा क्या है, कोई चुंबक है, ध्यान में रखिएगा, ये हमारा कोई क्या है, चुंबक है। अब चुंबक है बाबू तो इसमें n ध्रुव होगा और क्या होगा, s ध्रुव होगा, आप सभी को पता है। तो चुंबकीय बल रेखाएं कैसे निकलती है बाबू, ध्यान में रखना है कि ये उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिणी ध्रुव में क्या होती है, समाप्त होती है। कैसे निकलती है बाबू, यहां पे ध्यान रखिएगा कि ये क्या करेगी, उत्तरी ध्रुव से निकलेगी और दक्षिणी ध्रुव में क्या करेगी, समाप्त करेगी। इस प्रकार से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है। आप सभी को पता है कि चुंबकीय बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से निकलती है ना। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, कुछ इस प्रकार से निकलती है। आप सभी को पता है ना ये बात, बताइए फटाफट से। चुंबकीय बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से निकलती है कि नहीं, है ना, इस प्रकार से निकलती है कि चुंबक से क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, ये उत्तरी ध्रुव से निकलता है और बाबू क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ये आपको पता है, ठीक है। अब बाबू चुंबकीय विभव हम लोग पढ़ रहे हैं, तो बाबू याद रखिएगा कि ये मान लेते हैं क्या है, कोई चुंबक है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं कोई चुंबक है, ठीक है, ये हम मान लेते हैं क्या है कि कोई चुंबक है। तो याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी चुंबक का, यहां पे ध्यान में रखिएगा सभी बच्चे, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी चुंबक का, ये मान लेते हैं नॉर्थ पोल है और ये हमारा साउथ पोल है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी चुंबक का, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी चुंबक का, ध्यान में रखिएगा, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी चुंबक का जब उत्तरी ध्रुव लाया जाता है ना, तो ये बाबू जो बल अनुभव करता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो बाबू याद रखना है कि उसी को कहा जाता है क्या, चुंबकीय विभव। जैसे हमने अनंत से किसी प्रशिक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाए तो उस पे क्या हुआ, उस बिंदु पे वैद्युत विभव ज्ञात हुआ। उसी प्रकार से याद रखना है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लाया जाता है किसी बिंदु पर, तो इसमें बाबू कोई ना कोई कार्य करना पड़ता है, और इसी को क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों, तो चुंबकीय विभव कहा जाता है। बताइए, क्लियर हो गया। भी इक्वल टू क्या हो जाएगा, चुंबकीय विभव को भी से सूचित करते हैं, भी इक्वल टू क्या होगा बाबू, याद रखना है डब्ल्यू बटा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम। एम क्या होता है, ध्रुव होता है। बाबू चुंबकीय विभव किसे कहेंगे, तो ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लाने में किसी बिंदु पे जितना भी कार्य करना पड़ेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, चुंबकीय विभव कहेंगे, है ना। ध्यान में रखिएगा, चुंबकीय विभव किसे कहेंगे, ध्यान रखना है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी चुंबक के n ध्रुव को लाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा उस बिंदु पे क्या होगा, चुंबकीय विभव कहलाएगा। और चुंबकीय विभव को भी से सूचित किया जाता है, भी इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन में एम होता है। एम क्या होता है, ध्रुव। बाबू एन क्या है, ध्रुव है, तो ध्रुव को एम से सूचित किया जाता है। अब बाबू इसका मात्रक पूछेगा तो मात्रक बताइए बाबू, कार्य। कार्य कार्य को किस में मापते हैं बाबू, बल। बल को किस में मापते हैं, न्यूटन में मापते हैं, तो न्यूटन। और बाबू यहाँ पे याद रखना है ध्रुव प्रबलता की मात्रक क्या होता है, आपको पता है एम्पियर इंटू मीटर होता है ना। तो बाबू ये इसका क्या हो गया, मात्रक हो गया, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर विद्युत विभव का मात्रक हो गया, ठीक है। अब कहीं कहीं इस प्रकार से देता है, ये एन है तो एन, अब एम्पियर ऊपर जाएगा इनवर्स में, अब मीटर ये ऊपर जाएगा इनवर्स में, तो ये क्या हो गया, इसका मात्रक हो गया। और ये आप लोग क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। मतलब चुंबकीय विभव किसे कहेंगे, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में, ये क्या है हमारा चुंबकीय क्षेत्र है, तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी छड़ चुंबक का n ध्रुव लाने पे किसी बिंदु तक चुंबकीय छड़ का बाबू n ध्रुव लाने में जितना भी कार्य करना पड़ेगा उस बिंदु पे क्या कहलाएगा, चुंबकीय विभव कहलाएगा। चुंबकीय विभव को भी से सूचित करते हैं, भी इक्वल टू क्या होगा, किसी बाबू याद रखना है चुंबकीय मतलब याद रखना है चुंबक के n ध्रुव को, यानी n ध्रुव क्या है, तो बाबू ये हमारा ध्रुव है ना, ध्रुव को m से सूचित करते हैं। तो चुंबक के किसी n ध्रुव को लाने में जितना भी कार्य करना पड़ता है उसे क्या कहते हैं बाबू, याद रखना है चुंबकीय विभव कहते हैं। ये आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब चुंबकीय विभव से r दूरी पे कोई बिंदु P है तो उसके लिए बाबू व्यंजक क्या होता है, कोई बच्चा बता देगा,
कोई भी बच्चा हो जो बता दे, कोई भी बच्चा। बाबू जैसे हम आपको बताना चाहे, यहां पे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि ये क्या है, हमारा चुंबक है, ठीक है, ये हमारा क्या है, चुंबक है, ध्यान में रखिएगा। ये हमारा क्या है, चुंबक है, चुंबक का क्या है, एन ध्रुव है ये, और ये एस ध्रुव है। तो बाबू याद रखना है कि चुंबक का जब एन ध्रुव है, एस ध्रुव है, तो चुंबक से यहाँ पे याद रखना है ये क्या होता है, ऐसी काल्पनिक रेखा जो बाबू क्या होती है कि उसके अक्ष से दोनों ध्रुव के लंबवत गुजरती है ना, उसे अक्षीय स्थिति कहते हैं। यानी बाबू किसी चुंबक से, याद रखना है, अगर यहाँ पे याद रखना है चुंबक से आर दूरी पे यहाँ पे कोई बिंदु पी है, तो इस पे विभव का मान क्या होता है, तो विभव भी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में क्या होता है, 4 पाई इंटू क्या होता है, एम बटे में आर होता है। ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आप लोग क्लियर रखिएगा, है ना, कि किसी चुंबक, मतलब याद रखना है कि किसी क्षण चुंबक के आर दूरी से, किसी क्षण चुंबक से या किसी चुंबकीय द्विध्रुव से आर दूरी पे कोई बिंदु पी है, तो उस पर मतलब चुंबकीय विभव क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव से आर दूरी पे कोई बिंदु पी है, तो अगर पूछा जाएगा कि चुंबकीय विभव इस पे क्या होगा, तो बाबू होता है बी इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू एम बटे में आर। ये सब आप लोग ध्यान में रखिएगा, थोड़ा डिटेल में पढ़ा रहे हैं लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाइए, अगला कि एक छोटे छड़ चुंबक के अक्षीय और निरक्षीय चुंबकीय क्षेत्र का मान और दिशा का व्यंजक लिखे। तो बाबू हमने आपको अभी जस्ट क्या बताया, आप खुद बताइए, ये क्या है, हमारा चुंबक है, ये क्या है बाबू, हमारा चुंबक है। अब चुंबक है बाबू, तो इसमें क्या होगा, ये एन ध्रुव होगा, और ये मान लेते हैं हमारा एस ध्रुव होगा। तो अक्षीय स्थिति किसे कहते हैं, कि वैसी काल्पनिक रेखा जो दोनों ध्रुवों से क्या हो बाबू, होकर गुजरे। ऐसी काल्पनिक रेखा जो दोनों ध्रुवों से होकर गुजरे क्या कहलाता है, चुंबक का अक्षीय स्थिति कहलाता है। ये मान लेते हैं चुंबक की लंबाई क्या है, 12 है। अब इससे आर दूरी पे यहाँ पे कोई बिंदु पी है, तो बाबू इस पे हमने क्या कहा था कि चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या होगा, तो चुंबकीय क्षेत्र हमने बी इक्वल टू क्या बताया था, तो म्यू नॉट अपॉन में बताया था, ध्यान में रखिएगा, 4 पाई इंटू 2m बटे में क्या होता है, आर क्यू, यही लिखना है। अब इसकी दिशा अगर पूछा जा रहा है तो दिशा साथ में लिखिएगा कि इसकी जो दिशा होगी, है ना, इसकी जो दिशा होगी वो दिशा क्या होगी, तो वेक्टर m की जो दिशा होगी ना, यहां पे क्लियर रखिएगा कि ये जो वेक्टर m की दिशा होगी वो क्या होगा, दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है। तो यहां पे लिख दीजिएगा दक्षिण से उत्तर की तरफ, है ना, उत्तर की ओर होगा, है ना, ये बाबू क्वेश्चन पूछा गया है। अब बाबू सबसे पहले देखिए कि एक छोटे छड़ चुंबक के अक्षीय और निरक्षीय चुंबकीय क्षेत्र बी का मान और सदिश का व्यंजक लिखे। तो बाबू ये अक्षीय स्थिति होता है, अक्षीय स्थिति पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, तो बाबू आपको पता है बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई होता है, बटा यहाँ पे क्या होता है, आपको पता है कि 2m बटे में आर क्यू होता है, जिसकी दिशा पूछा है तो दक्षिण से क्या होता है, उत्तर की तरफ होता है। अब चुंबक का निरक्षीय स्थिति क्या होता है कि ये मान लेते हैं हमारा कोई चुंबक है, तो चुंबक के मध्य बिंदु से, ये हमारा चुंबक का क्या हो गया, उत्तरी ध्रुव हो गया एन, और ये क्या हो गया, दक्षिणी ध्रुव हो गया। तो चुंबक के मध्य बिंदु से अगर उस पर कोई लंब में क्या हो, काल्पनिक रेखा हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं बाबू, निरक्ष स्थिति कहते हैं। और ये निरक्ष स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता होती है क्या होती है, हमने आपको बताया था बी इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई इंटू बाबू क्या होता है, एम बटे में ओनली आर क्यू होता है। अब इसकी दिशा के बारे में पूछा जा रहा है कि इसकी दिशा क्या होगी, तो दिशा आप लिख सकते हैं, इसकी जो दिशा होगी, दिशा क्या होगी, तो दिशा लिखिएगा वेक्टर एम की जो दिशा होगी ना, वो क्या होगी, उत्तर से दक्षिण की तरफ, है ना, उत्तर से दक्षिण की तरफ होता है, उत्तर से दक्षिण की तरफ, उत्तर से दक्षिण की ओर होगा। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कल तक सचिन कुमार मिल जाएगा, आप कॉपी पेस्ट बंद करिए, ठीक है, चले कल ही बोले, कल तक आपको बायो का मिल जाएगा। चले बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, क्लियर हो गया बाबू, अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति। चले बहुत अच्छा, वेरी गुड। सर 1 महीना बिजली फ्री है, पढ़ाई दमा के गुरुजी, पढ़ाइए दबा के, बिजली का फायदा उठाइए, जब रहबे नहीं करेगा तो हम बिजली घंटा उठाएंगे, 1 घंटा रहता है उसके बाद से कट जाता है, तो हम क्या फायदा उठाएंगे जी, बिजली लाइन रहेगा तभी तो फायदा उठाएंगे ना।
चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला अगला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, इसके दो गुण लिखे। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, हम आपको बता देते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चाहे चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, एक ही चीजें होती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चाहे चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, एक ही चीज होती है। तो बाबू याद रखना है, चुंबकीय बल रेखाएं चाहे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या होती है, कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबकीय क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक वक्र रेखाएं हैं। जो बाबू याद रखना है कि जो जिस पर खींची गई यहाँ पे स्पर्श रेखा क्या होती है बाबू, ये क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को लगातार प्रदर्शित करते रहता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। जैसे बाबू ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हम बना रहे हैं। ये हम क्या बना रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। ये आप सभी को पता होगा कि चुंबक से क्या होता है, कि बाबू चुंबक से क्या होता है, हम आपको बता देते हैं कि चुंबक से चुंबकीय उत्तरी ध्रुव से बाबू क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है, और बाबू ध्यान में रखना है, और दक्षिण पे जाके क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। यानी अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन ये पूछा जाए कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, तो चुंबकीय बल रेखाएं चाहे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक ही है। तो बाबू याद रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र में स्थित वे काल्पनिक वक्र रेखाएं जिस पर खींची गई स्पर्श रेखा क्या करती है, वैद्युत क्षेत्र के दिशा को लगातार प्रदर्शित करते रहती है, उसे हम लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चाहे चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है, याद रखना है। अब बाबू क्या होता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो होती है चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है। तो हमने क्या कहा कि ये क्या हुआ, उत्तरी ध्रुव से निकला। ठीक है, अब ये क्या होता है, दक्षिणी ध्रुव पे क्या होता है, जाके समाप्त होता है। क्या होता है बच्चे, दक्षिणी ध्रुव पे जाके क्या होता है, समाप्त होता है। लेकिन चुंबक के अंदर ये क्या होता है बाबू, उत्तरी ध्रुव से निकलता है और दक्षिणी ध्रुव पे तो समाप्त होता है, लेकिन चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की तरफ इसकी दिशा होती है। यानी अगर इसके गुण पूछेगा तो गुण में आप क्या क्या लिख सकते हैं, यहां पे ध्यान रखिएगा। आप गुण में साफ साफ लिख सकते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिणी ध्रुव में क्या होता है, समाप्त हो जाता है। परंतु बाबू चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की तरफ क्या होता है, इसकी दिशा होती है। यह भी आपको क्लियर रखना है। चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। ये जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं ना, जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा को लगातार प्रदर्शित करती है, ये एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेदी कर ही नहीं सकती। क्यों, क्योंकि बाबू यहां पे ध्यान रखना है कि अगर मान लेते हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट दी, तो काटन बिंदु पे दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है जो उसकी दिशा को लगातार प्रदर्शित करेगा, जो कि एक ही समय पे दो गो दिशा संभव नहीं है। जैसे हम आपको बता सकते हैं कि आप एक ही बार में आगे पीछे देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। उसी प्रकार से जब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चाहे चुंबकीय बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेदी करेगी, तो दोनों पे क्या होगा, स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, जो इसकी दिशा को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, जो कि एक ही समय पे दो गो दिशा संभव नहीं है। तो इसीलिए क्या होता है, एक दूसरे को नहीं काटती है ना। चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती है। बाबू यहाँ पे चुंबक से चुंबकीय बल रेखाएं क्या होता है, उत्तरी ध्रुव से निकलता है, दक्षिण में समाप्त होता है। लेकिन चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की तरफ दिशा होता है, यानी ये क्या होता है, ये बाबू बंद वक्र बनाता है, बंद वक्र बनाता है, बंद वक्र का निर्माण करता है। अब यहाँ पे लिखिएगा कि ये रेखाएं जहां घनी होती है वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। ये रेखाएं जहां पे भी घना होगा ना, वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होगा, ज्यादा होगा, और जहां पे कम होगा वहां पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी कम होगी। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आगे बढ़िए, अगला क्लास, अगला क्वेश्चन कि क्यूरी नियम क्या है। बाबू क्यूरी नियम क्या है, फटाफट से आप लोग यहाँ पे देखिए, क्यूरी नियम किसे कहते हैं। तो बाबू क्यूरी नियम किसे कहा जाता है, यहाँ पे आप लोग समझिए कि अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होता है, एक्सएम होता है। ये बाबू क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है परम ताप्ती के, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, क्यूरी नियम कहते हैं। अब बाबू क्यूरी नियम में हमने आपको क्या समझाया था कि कोई भी एगो, बाबू याद रखिएगा कि कोई भी लौ चुंबकीय पदार्थ है ना, लौ चुंबकीय पदार्थ को अगर आप उसकी क्यूरी टेम्परेचर के ऊपर आप गर्म करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो लौ चुंबकीय पदार्थ क्या होगा, धीरे धीरे अनुचुंबकीय पदार्थ में परिवर्तित होने लगेगा। उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, क्यूरी नियम। और क्यूरी नियम में बस आपको इतना याद रखना है कि ये जो एक्सएम होता है ना, व्युत्क्रमानुपाती होता है टेम्परेचर के, है ना, ये आप लोग ध्यान में रखिए। जैसे कोबाल्ट का क्यूरी ताप कितना है, 358 है ना, 358 डिग्री यहाँ पे क्या है, सेल्सियस है, किसका, तो बाबू यहाँ पे मान लेते हैं कोबाल्ट का। तो 358 डिग्री सेल्सियस के ऊपर अगर आप कोबाल्ट को गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, धीरे धीरे अपना चुंबकत्व खो के अनुचुंबकीय पदार्थ में क्या होगा, परिवर्तित हो जाएगा। लौ चुंबकीय पदार्थ का क्यूरी नियम बाबू यही कहता है कि जो अनुचुंबकीय पदार्थ का प्रवृत्ति होता है एक्सएम, ये बाबू क्या होता है, ध्यान में रखना है, व्युत्क्रमानुपाती होता है टेम्परेचर के।
है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्यूरी नियम कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बहुत बढ़िया। सर फी पूरा नहीं दे पाए तो हमको कोचिंग से निकाल दिया। अरे बाबू पहले पढ़ लो ना, बाद में बात करते रहना। फी नहीं दिए तो निकाल दिया, तो ये किए वो किए, कम से कम पढ़ाई हो रहा है तो पढ़ो ना। कमेंट काहे आप लोग करते हैं, अच्छा नहीं लगता है। आगे बढ़ जाइए। अगला अगला है कि चुंबकीय तीव्रता से आप क्या समझते हैं। बाबू चुंबकीय तीव्रता से आप क्या समझते हैं, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए कि चुंबकीय तीव्रता से आप क्या समझते हैं। तो बाबू चुंबकीय तीव्रता क्या होता है, मान लेते हैं क्या है, ये हमारा कोई चुंबक है। ठीक है, ये कोई क्या है, हमारा चुंबक है। अब चुंबक में क्या होता है, ये एन ध्रुव होता है। बाबू ये जो हमारा मान लेते हैं, ये हमारा क्या है, चुंबक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये हमारा क्या है, चुंबक है कोई। ठीक है, अब चुंबक में क्या होगा, ये एन ध्रुव होगा और ये क्या होगा, एस ध्रुव होगा। अब चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव पे क्या होता है, जाके समाप्त हो जाता है। ये आपको पता है ना, है ना। इस प्रकार से क्या होता है, चुंबकीय बल रेखाएं बाबू यहाँ पे याद रखना निकलती है। ये जो चुंबकीय बल रेखाएं है ना, उत्तरी ध्रुव से निकलती है और दक्षिण ध्रुव पे क्या होता है, समाप्त हो जाता है। ये आपको पता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता का मतलब क्या होता है बाबू, मजबूती होता है। तीव्रता का मतलब क्या होता है, मजबूती होता है। ठीक है, अब मजबूती किसे कहेंगे तो याद रखना है, ये मान लेते हैं कि कोई चुंबक है, तो बाबू क्या है, चुंबक का कोई अपना क्षेत्र होता है। ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती है, लगातार उत्तरी ध्रुव से निकलती है, दक्षिण ध्रुव पे जाती है और चुंबक के अंदर दक्षिण से उत्तर की तरफ आती है। ये हमारा क्या है, चुंबक है, और इसका क्या है, कोई अपना चुंबकीय क्षेत्र है। अब चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी चुंबक का, यहाँ पे याद रखना है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी चुंबक का, ये मान लेते हैं नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी चुंबक को, यहां पे याद रखना है, किसी चुंबक के एन ध्रुव को लाया जाता है, तो ये जितना ये बल अनुभव करेगा ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मान लेते हैं कि ये क्या है, हमारा चुंबक है, तो चुंबक का क्या है, कोई अपना क्षेत्र है, और आपको पता है कि अगर चुंबक का नॉर्थ पोल है तो ये क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है तो क्या करेगा, आकर्षित करेगा। क्योंकि समान ध्रुवों में क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है, और असमान ध्रुवों में क्या होता है, आकर्षण होता है। तो ये हमारा क्या है, कोई चुंबक है, इसका कोई अपना क्षेत्र है। अब इसके अंदर किसी चुंबक के एन ध्रुव को लाएंगे, तो बाबू ये एन एस में क्या करेगा, आकर्षण करेगा। तो बाबू आकर्षण करेगा तो क्या है, बल अनुभव करेगा। अगर मान लेते हैं कि चुंबक का ये एन ध्रुव होता और एन ध्रुव को इसके पास लाते तो क्या होता बाबू, याद रखना है, प्रतिकर्षण करता। तो कितना उस पे बल लगाता, उस बिंदु पे क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी। यानी जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंदर किसी चुंबक के एन ध्रुव को लाया जाता है, तो उस पे वो कितना बल अनुभव करता है, उस बिंदु पे कितना बल अनुभव करता है, इसी को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। यानी ध्यान में रखना है, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां तक कि उसका प्रभाव होता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। और चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव को रखने पर वह जितना बल अनुभव करता है, उस बिंदु पे क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका ऐसे ही मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है। ये भी आप लोग क्लियर रखिएगा, है ना। और एक टेस्ला कितने के बराबर होता है, तो बाबू याद रखना है, 1 वेबर प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ये भी आप लोग क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बारे में आपको इतना पता लग गया कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबक के एन ध्रुव को लाया जाता है, तो उस बिंदु पे वो कितना बल अनुभव करेगा, वही क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगी। यानी बाबू याद रखना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बी से सूचित करते हैं। बी इक्वल टू क्या होगा, एफ बटे में क्या हो जाता है, एम हो जाता है। क्यों, क्योंकि बाबू ध्रुव को हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी ध्रुव हो बाबू, चुंबक के ध्रुव को एम से सूचित किया जाता है। तो बाबू याद रखना है कि चुंबक के एम ध्रुव को चुंबकीय क्षेत्र में लाने में जितना भी चुंबक के एन ध्रुव को बाबू याद रखना है कि जितना इसको लाने में कार्य करना पड़ता है, उसी को तो हम लोग क्या कहते हैं बाबू, जितना बल अनुभव करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। कार्य नहीं, जितना ये बल अनुभव करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला अगला है कि अनुचुंबकीय पदार्थ तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थ, है ना, के बीच दो यहाँ पे मतलब व्यवहारिक गुणों में अंतर स्पष्ट करें। 2014 में पूछा कि अनुचुंबकीय पदार्थ और प्रतिचुंबकीय पदार्थ के बीच अंतर स्पष्ट करें। तो अनुचुंबकीय पदार्थ क्या होता है, इसकी अपेक्षित चुंबकशीलता एक से थोड़ा सा ज्यादा होता है ना।
इसकी चुंबकशीलता का मान क्या होता है, एक से थोड़ा सा ज्यादा होता है, जबकि प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है, एक से कम और ऋणात्मक होती है। जैसे यहाँ पे इसकी अपेक्षित चुंबकशीलता का मान एक से कम होता है और निगेटिव में भी होता है, क्लियर रखिएगा। यह पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पे क्षेत्र की दिशा में हल्के से चुंबकत्व होता है, यानी इसमें चुंबकत्व के गुण पाए जाते हैं, लेकिन हल्के से चुंबकत्व के गुण पाए जाते हैं, ये भी आप लोग क्लियर रखिएगा। अब यहाँ पे आ जाएगी, ये पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पे क्षेत्र के विपरीत दिशा में, क्षेत्र के विपरीत दिशा में हल्के से क्या होते हैं, चुंबकित होते हैं, क्योंकि इसका बाबू मान ही एक से कम और ऋणात्मक में होता है। अब यहाँ पे याद रखना है कि यहाँ पे मतलब अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता की जो प्रवृत्ति होती है वो धनात्मक होती है ना, लेकिन इसका क्या होता है, ऋणात्मक होता है, एक से कम, और क्या होता है, निगेटिव होता है। ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ये इसके क्या है, अंतर है। अब आगे बढ़ जाइए अगला, कि पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हैं। अब बाबू याद रखना है कि पृथ्वी के चुंबकीय तत्व, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो प्लीज हाथ जोड़ते हैं, कमेंट बाजी मत करिए, बात मत करिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। बाबू ये मान लेते हैं हमारी क्या है, पृथ्वी है। अब पृथ्वी क्या है बाबू, गोल है हमारा पृथ्वी क्या है, गोल है। आप सभी को पता है कि पृथ्वी हमारा क्या है, गोल है। अब बाबू याद रखना है कि पृथ्वी के बीच में ये जो रेखा होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा कहते हैं। बाबू क्या कहते हैं इसको, भूमध्य रेखा कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, भूमध्य रेखा कहा जाता है, आप सभी को पता है ना। ऊपर वाला क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध होता है, और नीचे वाला क्या होता है, दक्षिणी गोलार्ध होता है। और ये क्या होता है, हमारा भौगोलिक अक्ष होता है। ये हमारा क्या होता है, भौगोलिक अक्ष होता है। ये हमारा क्या होता है, भौगोलिक अक्ष होता है। आप सभी को पता है ये हमारा क्या है, भौगोलिक अक्ष है। ये हमारा क्या है, भौगोलिक अक्ष है। ऊपर वाला क्या होता है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव होता है। ये क्या होता है, भौगोलिक, यहाँ पे याद रखना है कि उत्तरी ध्रुव होता है। और ये हमारा क्या होता है, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव लिख देते हैं, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है। अब बाबू आपको जैसे बतलाया गया कि पृथ्वी के अंदर क्या है, वो बड़ा सा चुंबक है ना। आपको यही बतलाया गया है ना कि पृथ्वी के अंदर क्या है, एक बड़ा सा चुंबक है ना। तो बाबू हम क्या करते हैं कि पृथ्वी के अंदर कोई बड़ा सा यहाँ पे क्या कर देते हैं, चुंबक रख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने आपको एक चीज बताई थी बाबू, हमने आपको ये बताया था, हमने आपको बताया था कि जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी के अंदर एक बड़ा सा चुंबक है। जब हमने कंपास के सुई को क्या किया बाबू, कंपास के सुई को बाबू पृथ्वी पे घुमाया, तो जो कंपास का सुई है बाबू वो क्या इशारा किया कि इसकी इधर की तरफ क्या है, इधर की तरफ क्या है, इधर की तरफ हमारा बाबू याद रखना है कि ये उत्तरी ध्रुव है, और नीचे की तरफ क्या है, दक्षिणी ध्रुव है ना। यानी इधर की तरफ क्या है, चुंबकीय उत्तरी ध्रुव होता है, चुंबकीय क्या होता है, उत्तरी ध्रुव होता है। और इधर की तरफ क्या होता है, चुंबकीय दक्षिणी ध्रुव होता है। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। और ये चुंबक का क्या होता है, साउथ पोल होता है, और ये क्या होता है, नॉर्थ पोल होता है। चुंबक का ये उत्तरी ध्रुव है, तभी ये चुंबक का साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है, क्योंकि दोनों में क्या होता है, आकर्षण का गुण पाया जाता है। और ये क्या होता है, चुंबक का दक्षिणी ध्रुव होता है। और इससे जो बाबू यहाँ पे याद रखना है कि इसके मध्य जो रेखा गुजरती है ना, इस रेखा को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं बाबू, याद रखना है, चुंबकीय अक्ष, है ना। अब बाबू यहाँ पे याद रखना है कि भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच बने कोण को हम लोग अल्फा कहते हैं, और अल्फा को ही क्या कहा जाता है, दिक्पात कोण कहा जाता है। और ये कितना होता है, 11 बाबू याद रखना है कितने डिग्री का कोण होता है, 11.4 डिग्री का कोण होता है। तो दिक्पात कोण किसे कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि चुंबकीय दिक्पात कोण किसे कहते हैं। तो याद रखना है कि किसी, बाबू याद रखना है, भौगोलिक अक्ष, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और बाबू पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष के बीच बने कोण को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय दिक्पात कोण कहते हैं, ठीक है। ये आप लोग क्लियर रखिएगा। और बाबू इसका मान कितना होता है, 11.4 डिग्री होता है, ठीक है। अब इससे क्या होता है, चुंबकीय बल रेखा इस प्रकार से निकलती है, इस प्रकार से आप दर्शा सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव से निकल रहा है और दक्षिणी ध्रुव में क्या हो रहा है, समाप्त हो रहा है। तो पृथ्वी के अंदर चुंबकत्व भी हमने क्या किया, दर्शा दिया, है ना। इस प्रकार से होता है। तो बाबू चुंबकीय दिक्पात कोण यहाँ पे आपको पता लग गया। नीति या नमन कोण क्या होता है, तो ये मान लेते हैं हमारा चुंबक, ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी पे आप खड़े हैं तो इसका क्या होगा, ये हमारा क्षैतिज घटक हो गया, जिसे हम लोग BH बोलते हैं। और ये हमारा क्या हो गया, BV, ये हमारा ऊर्ध्वाधर घटक। अब जब हम किसी चुंबक को लटकाएंगे तो इस प्रकार से इसकी तीव्रता दिखलाएगा। तो याद रखना है नीति या नमन कोण किसे कहते हैं, तो चुंबक के बाबू याद रखना है कि यहाँ पे क्षैतिज घटक और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण ही क्या कहलाता है, तो नीति या नमन कोण कहलाता है।
चुंबक के बाबू क्षैतिज घटक और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच का जो बना कोण है वो क्या कहलाता है, तो नीति या नमन कोण कहलाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा कि पृथ्वी के चुंबकीय तत्वों से आप क्या समझते हैं, तो किसी स्थान पर चुंबक पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का परिणाम और दिशा का पूर्ण ज्ञान राशि प्राप्त होता है, उन्हें उस स्थान का पृथ्वी का चुंबकीय तत्व कहते हैं। जैसे पहले आता है दिक्पात कोण, नीति या नमन कोण, उसके बाद से पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, है ना। तो ये आप लोग क्लियर रखिएगा, है ना। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए बाबू, नमन कोण की परिभाषा लिखे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि नमन कोण क्या है। तो सबसे पहले आप लोग परिभाषा सुनिए, उसके बाद से यहाँ पे इसको आगे बढ़ाया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे परिभाषा क्या है कि नमन कोण किसे कहते हैं, तो भूचुंबकीय क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक के बीच के कोण को हम लोग क्या कहते हैं, नमन कोण कहते हैं। तो जब हम किसी, यहाँ पे पहले सुनिए, यहाँ पे ये क्या है, हमारा पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी है तो पृथ्वी पे बाबू यहाँ पे अगर आप खड़े हैं तो इसका क्या होगा, ये क्षैतिज घटक होगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे, बीएच कहेंगे। और ये क्या होता है, ऊर्ध्वाधर घटक होता है जिसे हम लोग बीबी कहते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, स्वतंत्रता पूर्वक किसी चुंबकीय सुई को लटकाते हैं तो अपनी तीव्रता, यानी ये मान लेते हैं कि क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की ये तीव्रता है ना। ये मान लेते हैं कि ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की ये क्या है, तीव्रता है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर रखना है, ये क्या है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी है। यानी याद रखना है कि पृथ्वी के क्षैतिज घटक और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बीच ये जो बना कोण होता है ना, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं नीति या नमन कोण, ठीक है। याद रखिएगा कि किसी पृथ्वी के क्षैतिज घटक और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बीच बना कोण ही क्या कहलाता है, तो नमन या नीति कोण कहलाता है। ये आप लोग क्लियर रखिएगा, स्पष्ट रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाइए कि चुंबकीय आघूर्ण से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, जैसे चुंबक के बारे में ही इस चैप्टर में पढ़ना है तो बाबू बार बार हमको चुंबक तो बनाना ही पड़ेगा, ठीक है। अब ये क्या है, चुंबक है, तो चुंबक का क्या है, ये एन ध्रुव है और ये क्या है, हमारा एस ध्रुव है। तो चुंबकीय आघूर्ण किसे कहते हैं, ये बाबू ध्रुव को हम लोग एम से सूचित करते हैं, ये भी ध्रुव है, एम से सूचित करेंगे, इसकी बीच की लंबाई क्या होगी, 12 होगी। यानी चुंबक के चुंबक मतलब चुंबकीय लंबाई तथा चुंबकीय ध्रुव के शक्ति के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ से सूचित किया जाता है। टाउ इक्वल टू क्या होगा, चुंबकीय ध्रुवी इंटू क्या होगा, इसकी बीच की लंबाई, यानी टाउ इक्वल टू क्या होगा, m इंटू 12 हो जाएगा। ये आप लोग स्पष्ट रखिएगा, ठीक है। अब इसका मात्रक क्या होगा चुंबकीय आघूर्ण का, बाबू टाउ, है ना। याद रखना है कि बाबू ध्रुव प्रबलता का मात्रक क्या होता है, एम्पियर इंटू मीटर होता है, इंटू लंबाई का मात्रक भी मीटर होता है। तो इसका मात्रक क्या निकलेगा, एम्पियर, अब मीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो ध्रुव यहाँ पे याद रखना है, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर मीटर स्क्वायर हो गया। यानी याद रखना है, जैसे हमने वैद्युत द्विध्रुव पढ़ाया था ना आपको, कि वैद्युत द्विध्रुव में क्या होता है कि जिसपे क्या होता है, समान परिमाण होता है, जिसमें क्या होता है, समान परिमाण होता है और विपरीत आवेश होता है, इसकी बीच की दूरी 12 होती है बाबू, है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और किसी एक आवेश, है ना, यहाँ पे याद रखना है, किसी एक आवेश और इसकी बीच की दूरी के गुणनफल को ही हमने क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। उसी प्रकार से चुंबकीय आघूर्ण भी होता है कि चुंबक का कोई एक ध्रुव और इसके प्रभावी लंबाई के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। याद रखना है कि किसी चुंबक का एक ध्रुव, है ना, किसी चुंबक का एक ध्रुव और इसके प्रभावी लंबाई के गुणनफल को ही हम लोग क्या कहते हैं, तो बाबू ध्यान रखना है, तो चुंबकीय आघूर्ण कहते हैं और इसे आपको समझना पड़ेगा। चलिए, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ जाइए। अगला कि विद्युत चुंबक तथा स्थायी चुंबक के बीच अंतर लिखे। तो विद्युत चुंबक क्या है, इसे आसानी से विचुंबकत्व किया जा सकता है। इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को आसानी से क्या किया जाता है, बदला जाता है, जो विद्युत चुंबक होता है। क्यों, क्योंकि इसको नरम लोहा से बनाया जाता है। तो बाबू ध्यान रखना है कि इसको आसानी से विचुंबकत्व कर सकते हैं, इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आसानी से बदल सकते हैं, इसकी ध्रुव प्रबलता बदली जा सकती है। और बाबू ध्यान में रखना है कि विद्युत चुंबक किसके बने होते हैं, नर्म लोहे के बने होते हैं। और जो अस्थायी चुंबक होता है, सबसे पहले ये स्टील का बना होता है। इसे आसानी से विचुंबकत्व तो नहीं किया जा सकता। इसकी क्षेत्र की तीव्रता नियत रहती है क्योंकि ये अस्थायी होता है, एक जगह पे होता है ना। याद रखना है, इसकी यहाँ पे ध्रुवता क्या होती है, नियत रहती है। ये भी आपको क्लियर रख लेना है, ठीक है। स्पष्ट हो गया। और बच्चा तो कोई पढ़ नहीं रहा है बाबू, इसको ब्लॉक कर दो, उससे बढ़िया एक ही कमेंट जो बार बार करता है ना, उसको ब्लॉक करो या टाइम आउट करो। अब 12 बजे हमको लग रहा है कि
रिकॉर्डेड वीडियो का क्लास लेना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को तो पढ़ने का मन है नहीं, फ्री का चीज आपको महकता है ना। तो रिकॉर्डेड ले लेंगे दोपहर में, शाम के शाम लाइव आया जाएगा, क्योंकि आप लोगों को तो पढ़ना नहीं है, बात करने से आप लोगों को टाइम ही नहीं है। कोई भी बच्चा पढ़ रहा है, 10% बच्चा पढ़ रहा है, उसके बाद से सब के सब बात कर रहा है। ऐसे पढ़ाई होता है। चलिए अब आगे बढ़ जाइए बाबू। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ये 5 नंबर का क्या होता है बाबू, क्वेश्चन होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है बाबू, सबसे पहले ये मान लेते हैं क्या है, हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है ये हमारा, क्या है हम आपको बता देते हैं, ये हमारा क्या है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ये बाबू क्या है, ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। ठीक है, और हमसे क्या बोला गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा। तो सिंपल सा ले लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एगो बाबू चुंबक, मतलब एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। अब एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमको क्या करना है, किसी चुंबक को घुमाना है। ठीक है, किसी चुंबक को घुमाने में किया गया कार्य। बाबू यहाँ पे याद रखना है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, यानी इसको हम क्या करेंगे, अब घुमाएंगे। ठीक है, ये क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, जिसमें क्या है, ये हमारा साउथ पोल मान लेते हैं, है ना, और ये हमारा क्या है, नॉर्थ पोल है। ठीक है, ये हमारा नॉर्थ पोल है। ठीक है, और ये क्या है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है, और ये इसका क्या है, साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, और चुंबकीय द्विध्रुव के बीच की दूरी क्या होती है, 12 होती है ना। इतना आपको पता होगा। और इस पे जो बल कार्य करेगा बाबू, इस पे जो बल कार्य करेगा, ये हमारा बल F इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे याद रखना है F इक्वल टू क्या होगा, B इंटू यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे M होगा। ठीक है, और इस पे भी एक बल कार्य करेगा, F इक्वल टू क्या होगा, B इंटू M होगा, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B इक्वल टू क्या होता है, F बाई M होता है। तो बल निकालेंगे तो F इक्वल टू क्या होगा, B इंटू M होगा। तो इस पे एक बल कार्य करेगा, जिसको हमने लिख दिया। तो इसका लैंग्वेज आप खुद से लिखिएगा, कैसे लिखिएगा कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी है, जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, स्थित है, जिसकी प्रभावी लंबाई क्या है, 12 है, और एक समान चुंबकीय क्षेत्र भी और बाबू ध्रुव के बीच, एन ध्रुव के बीच का कोण क्या है, थीटा है। ठीक है, तब लिखिएगा इसमें कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो बाबू किया गया कार्य क्या होगा, तो बाबू आपको पता है कि हम सबसे पहले क्या करेंगे कि इस चुंबकीय द्विध्रुव को थोड़ा सा घुमाएंगे। तो थोड़ा सा घुमाएंगे, यानी याद रखना है कि डी थीटा का मतलब क्या, थोड़ा सा घुमाने में, डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य, है ना, किया गया कार्य, है ना, डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य क्या होगा, तो बाबू कार्य छोटा सा होगा, थोड़ा सा घुमाएंगे तो थोड़ा सा ही कार्य होगा। डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, टाउ, यानी क्या होता है, बल आघूर्ण, यानी अब बल आघूर्ण इंटू क्या होगा, हमने कितना घुमाया, तो हमने डी थीटा घुमाया, तो डी थीटा। अब बाबू डी डब्ल्यू यानी छोटा सा कार्य इक्वल टू क्या होगा, टाउ का मान क्या होता है, एम बी साइन थीटा होता है, बल आघूर्ण एम बी साइन थीटा इंटू क्या हो गया, डी थीटा, यानी हमने थोड़ा सा घुमाया तो इतना कार्य करना पड़ा। अब लिखेंगे हम क्या कि चुंबक को थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, चुंबक को थीटा डिग्री घुमाने में, चुंबक को थीटा डिग्री घुमाने में, थीटा डिग्री घुमाने में किया गया कार्य, है ना, किया गया कार्य। अब पूरा घुमाएंगे, है ना, अब क्या करेंगे, पूरा घुमाएंगे, तो पूरा घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका समाकलन करना पड़ेगा, यानी योग करना पड़ेगा, यानी पूरा इसका वर्ग निकालने के लिए बाबू क्या करेंगे, डी डब्ल्यू का यहाँ पे समाकलन कर देंगे, क्या, 0 से लेके थीटा डिग्री तक। ठीक है, अब डब्ल्यू है तो डब्ल्यू इक्वल टू है तो इक्वल टू यहाँ पे समाकलन करना है 0 से थीटा डिग्री, डी डब्ल्यू का वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे लिखिएगा एम बी साइन थीटा, एम बी क्या है, साइन थीटा इंटू क्या है बाबू, डी थीटा है। ठीक है, अब बाबू इंटीग्रेशन आपको आता है बनाने, डब्ल्यू है तो डब्ल्यू, ठीक है, आपको पता है कि जो भी कांस्टेंट होगा बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे हमारा एम बी बाहर निकल जाएगा, और इंटीग्रेशन बचेगा 0 से लेके थीटा डिग्री, और बचेगा क्या, साइन थीटा डी थीटा। तो हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा इंटू डी थीटा, है ना, यानी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, ये एम बी ज्यों का त्यों रहेगा, इक्वल टू है तो इक्वल टू। अब बाबू साइन थीटा का क्या होता है इंटीग्रेशन, आप कहिएगा साइन का होता है माइनस कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा, लिमिट लगाना है 0 से थीटा डिग्री, है ना। अब क्या करिएगा, इसमें लिमिट लगाइएगा, डब्ल्यू इक्वल टू क्या हो गया, ये एम बी है तो एम बी इक्वल टू है तो इक्वल टू। अभी माइनस को हम पहले ही क्या कर देते हैं ना, यहाँ पे बाहर भेज देते हैं, यानी माइनस को हम क्या करते हैं, यहाँ पे इक्वल टू नहीं रहेगा, यहाँ पे एम बी हम डायरेक्ट लिख देते हैं। अब ये माइनस को हमने बाहर कर दिया तो यहाँ पे माइनस आ गया,
अब बाबू अपर लिमिट लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा, कॉस थीटा हो जाएगा, अब माइनस क्या हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री हो जाएगा, है ना, जीरो, ये क्या है, 0 डिग्री हो गया। अब बाबू डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, माइनस ये एम बी है तो एम बी हो गया। अब बाबू याद रखना है कि बाबू कॉस थीटा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, अब माइनस है तो माइनस, कॉस 0 डिग्री का मान क्या होता है बाबू, 1 होता है। अब क्या करेंगे कि माइनस में हम गुणा कराएंगे तो डब्ल्यू इक्वल टू क्या होगा, माइनस एम बी है तो एम बी, फिर माइनस से हम क्या करेंगे, कॉस थीटा में गुणा कराएंगे, -1 है तो -1 में। अब बाबू यहाँ पे क्या होगा, डब्ल्यू है तो डब्ल्यू हमारा हो जाएगा, इक्वल टू है तो इक्वल टू, अब देखिए माइनस यहाँ पे याद रखिएगा, ये माइनस है तो माइनस हमने क्या किया, एम बी लिख दिया, है ना। अब बाबू जब हम इसमें गुणा कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक बात बताइए, जब हम इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस में माइनस कोस थीटा से गुणा कराएंगे क्या होगा, माइनस कोस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस में माइनस से गुणा कराएंगे तो प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ये माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, यानी डब्ल्यू इक्वल टू क्या बचा, एम बी बचा, और यहाँ पे क्या बचा, कोस थीटा, अब प्लस यहाँ पे याद रखना है माइनस है तो माइनस, और यहाँ पे कोस थीटा प्लस क्या बचा, 1 बचा, यानी डब्ल्यू इक्वल टू यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं एम बी, यहाँ पे पहले 1 लिख देते हैं 1, और उसके बाद से माइनस यहाँ पे क्या लिखेंगे, कोस थीटा। तो ये हमारा क्या हो गया बाबू कि चुंबकीय, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य क्या होता है, डब्ल्यू इक्वल टू एम बी 1 माइनस कोस थीटा। नहीं समझ में आया तो अब हम आपको समझाते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करिएगा कि मानिएगा कि माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, बी है, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, जैसे हम यहाँ पे आपको समझा रहे हैं, ये हम आपको समझा रहे हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये क्या है हमारा, ये हमारा एक समान चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। अब ये क्या है, माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र ये क्या है, बी है, हम एक ही लिए हैं समझाने के लिए, अभी आपको पूरा ले रहे हैं समझाने के लिए। माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ये बी है। अब इसमें क्या करेंगे कि किसी चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को, ये क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, क्या है बाबू, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। तो ठीक है, अब हमने क्या किया, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बनाया, ठीक है। ये मान लिया कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है, इसमें कोई चुंबकीय द्विध्रुव है जिसमें क्या होगा, इसका ये एस ध्रुव होगा और इधर क्या होगा, एन ध्रुव होगा, ठीक है। तो बाबू बोला गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। तो बाबू हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र ले लिया बी, इसमें चुंबकीय द्विध्रुव, इसकी प्रभावी लंबाई क्या होती है, 12 होती है, इसको घुमाने में, तो बाबू याद रखना है सबसे पहले लिखिएगा कि माना कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी है जिसमें एक चुंबकीय द्विध्रुव स्थित है जिसकी प्रभावी लंबाई 12 है, और बाबू याद रखना एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी और एन ध्रुव के बीच का ये जो कोण है ना, ये क्या है हमारा, थीटा है। इतना लैंग्वेज लिखिएगा। उसके बाद से आप लोग क्या लिखिएगा कि डी थीटा, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस जो चुंबकीय द्विध्रुव है ना, इसको थोड़ा सा घुमाएंगे, एकदम थोड़ा सा, तो थोड़ा सा घुमाएंगे तो थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा, यानी डी थीटा का मतलब हो गया थोड़ा सा, यानी थोड़ा सा घुमाने में किया गया कार्य। तो बाबू जब थोड़ा सा घुमाएंगे तो थोड़ा सा भी कार्य होगा, और थोड़ा सा को क्या लिखेंगे, डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू इक्वल टू क्या होता है, टाउ इंटू बल आघूर्ण इंटू जितना आपने घुमाया, तो आपने कितना घुमाया, डी थीटा घुमाया, तो टाउ का मान आपको पता है, बल आघूर्ण क्या होता है, एम बी साइन थीटा होता है, इंटू डी थीटा है तो डी थीटा। तो ये हमारा छोटा सा कार्य निकल गया कि जब हमने इसको थोड़ा सा घुमाया तो इतना कार्य आया, तो अब हमको पूरा घुमाना है, तो पूरा घुमाने के लिए क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा, कितना, तो 0 से लेके थीटा डिग्री पूरा घुमाएंगे तो पूरा घुमाने में किया गया कार्य निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, चुंबक को यहाँ पे चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण को थीटा डिग्री घुमाएंगे, तो थीटा डिग्री घुमाने के लिए जो छोटा सा कार्य है ना, इसका समाकलन करना पड़ेगा 0 से थीटा डिग्री। तो बाबू हम क्या कर दिए, 0 से थीटा डिग्री हमने क्या किया बाबू, क्या किया, इसका समाकलन किया, डी डब्ल्यू का मान यहाँ पे हमने रखा, बस इंटीग्रेशन आता है, एमबी को बाहर निकाला, साइन थीटा डी थीटा का होगा माइनस कोस थीटा। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट लगा दीजिए, माइनस से गुणा करा दीजिए, आपका क्या होगा, ये राइट आंसर निकल जाएगा, ठीक है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन होता है, ठीक, ठीक है, बहुत बढ़िया। चले तो जितने भी सारे बच्चे हैं अब क्या करिए, बस इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग क्या करिए, फटाफट से क्या करिए कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हम आपसे यही बोलेंगे कि एग्जाम नजदीक आते जा रहा है तो थोड़ा पढ़ाई पे भी ध्यान लगाइए। सिर्फ ऑब्जेक्टिव पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, ऑब्जेक्टिव में आप लोग 800 900 बच्चे आते हैं, और सब्जेक्टिव से ही ऑब्जेक्टिव बनता है तो वो पढ़ना जरूरी नहीं है ना, तो बहुत गलत काम है। सब्जेक्टिव जितना हो सके, जितना थ्योरी हो सके उतना पढ़िए ताकि ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, कि रटने की जरूरत ना पड़े। आपको लोग को तो ज्यादा सब्जेक्टिव में और थ्योरी में आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव में कम आना चाहिए। आप लोग उल्टा करते हैं, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा आते हैं क्योंकि आपको रटने की आवश्यकता है। सर क्लास यूट्यूब पे ही होता है, बिल्कुल यूट्यूब पे होता है।
और जितने भी मेरे पास 10 ही बच्चे हो लेकिन पढ़ने वाले बच्चे आए ना तो हमारे लिए अच्छा होगा। कि 10 बच्चे हैं ओनली पढ़ने वाले बच्चे आए तो उससे हमको पढ़ा के भी अच्छा होगा। मुझे इतना नहीं कि मेरे पास 1000 बच्चे आए ना बाबू, हम फ्री में पढ़ाते हैं, ठीक है। और हमारे पास 10 ही को बच्चा है लेकिन वो पढ़ने वाला है ना, मेहनत करने वाला है, तो हमको लगेगा कि हाँ मेरा पढ़ाया हुआ यहाँ पे सफल हो गया। अब ऐसे नहीं कि 1000 बच्चे आए उसमें से आधा एथी करत में निकाल दिए, बातें करते में, कमेंट करते में ऐसे ही निकाल दिए, तो उसे बच्चों को पढ़ाने में कोई फायदा नहीं है। हमारे पास 10 ही बच्चे पढ़िए लेकिन अच्छा से पढ़िए। हमको व्यू नहीं चाहिए हमारे वीडियो पे, 30 के व्यू नहीं चाहिए हमारे वीडियो पे, 1 के ही व्यू दीजिए। लेकिन ये बच्चे जो 1 के पढ़ने वाले होंगे ना, 1000 बच्चे, ये बच्चे एक्चुअल में पढ़ने वाले बच्चे चाहिए हमको। और आप लोगों से यही विनती है कि क्लास एकदम बढ़िया से किया करिए, एकदम अच्छा तरीके से। बायो का भी होगा बाबू। चले तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगला क्लास में। 200 ऑब्जेक्टिव होगा, फटाफट अंदाज में होगा, समझा के होगा, तेजी से पढ़ाएंगे। उसके बाद से रात में फिर 9 बजे हम लोग थ्योरी करेंगे, और थ्योरी में आप लोग जरूर आइएगा, तभी आपको क्लियर होगी सारी बातें, ठीक है। तो मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। टेक केयर एंड बाय, थैंक यू सो मच।